The London Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। कब्रिस्तानों में लाशें दफनाने की जगह कम पड़ रही है। शमशानों में एक साथ कई चिताएं जल रही हैं। मुर्दाघरों में शव रखने की जगह नहीं है। देश के हर हिस्से से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। फिर भी सरकारी आंकड़ों में मृत्यु के आंकड़े उतने नहीं दिखते हैं, तो फिर इतनी लाशें कहां से आ रही हैं? क्या हमारी सरकारें कोरोना के आंकड़े छिपा रही हैं? कम बताया जा रहा है क्या है इसकी सच्चाई? शो में आज इस पर बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप शो। शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के इस वीडियो से। साथियों, डॉक्टर आम्बेडकर कहते थे, मेरे 3 उपास्य देवता है: ज्ञान, स्वाभिमान और शील, यानी नॉलेज, सेल्फ रिस्पेक्ट और पोलाइटनेस। जब नॉलेज आती है तभी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। सेल्फ रिस्पेक्ट से व्यक्ति अपने अधिकार, अपने राइट्स के लिए अवेयर होता है और इक्वल राइट से ही समाज में समरसता आती है और देश प्रगति करता है। हम सभी बाबा साहब के जीवन संघर्ष से परिचित हैं। इतने संघर्षों के बाद भी बाबा साहब जिस ऊंचाई पर पहुंचे, वो हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने बाबा साहब को नमन करते हुए उनके संघर्ष को सलाम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। देश का संविधान बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। आजादी के बाद वे देश के पहले कानून मंत्री बने थे। वंचित और शोषित वर्ग के लोगों को बराबरी का अधिकार मिले, इसके लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। हमारे देश की बड़ी आबादी जो लंबे समय से शोषण और भेदभाव झेलती आ रही थी, उसे संगठित करने, शिक्षित करने और मुख्य धारा में लाने के लिए बाबा साहब ने लंबी लड़ाई लड़ी। अब चलते हैं सुर्खियों पर। पहली सुर्खी सीबीएसई से है। सीबीएसई ने 4 मई से 14 जून तक होने वाली 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया है। 1 जून को बैठक कर हालात का जायजा लिया जाएगा और फिर 12वीं की परीक्षा को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। जबकि 10वीं की परीक्षा को सीबीएसई ने पूरी तरह से रद्द करने का फैसला किया है। छात्रों को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीबीएसई के फैसले का स्वागत किया है। तेजी से बढ़ते कोरोना केसेस की वजह से कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, अलग अलग दलों के नेताओं ने सीबीएसई से परीक्षा टालने की अपील की थी। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। देश भर में करीब 30 लाख बच्चों को सीबीएसई की परीक्षा में हिस्सा लेना है। सीबीएसई के अलावा मध्य प्रदेश बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 1 महीने के लिए स्थगित कर दी हैं। दूसरी सुर्खी उत्तर प्रदेश से है। कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश में कल यानी 15 अप्रैल को 18 जिलों में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होगी। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत की करीब 2,21,000 सीटों के लिए मतदान होना है। पंचायत चुनाव में मतदान के लिए गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। ऐसे समय में जब कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, रोज संक्रमितों की संख्या नए रिकॉर्ड बना रही है, राजधानी लखनऊ में हालात बेकाबू हो गए हैं, उसी समय में पंचायत चुनाव कराने पर सवाल भी उठ रहे हैं।
मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने राज्य में कोरोना की स्थिति को देखते हुए पंचायत चुनावों की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, निर्वाचन आयोग से मेरी अपील है कि लखनऊ में कोविड-19 कंट्रोल से बाहर है। लखनऊ में कई हजार परिवार कोरोना की चपेट में बुरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। शमशान घाटों पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। चुनाव जरूरी नहीं है, लेकिन लोगों की जान बचाना जरूरी है। बीते 24 घंटों में यूपी में कुल 18,021 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 85 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 95,980 है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन और मुख्यमंत्री कार्यालय के स्टाफ सहित कई अधिकारियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। तीसरी सुर्खी जम्मू कश्मीर से है, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने आज आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकियों और 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया है। कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने यह जानकारी दी। इससे एक दिन पहले आतंकी संगठन अल बदर के 2 आतंकी और 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा गया था। चलते हैं अब दिन की बड़ी खबर पर। डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। ये एक बेटी की झल्लाहट है उस सिस्टम के खिलाफ जिससे उम्मीद थी कि वो उसके पिता की जान बचाता। अस्पताल के बाहर ये पिता को भर्ती कराने के लिए चीखती रही, डॉक्टर्स को बुलाती रही, लेकिन ना दाखिला मिला, ना कोई स्वास्थ्य कर्मी देखने आया और अस्पताल के बाहर ही इसके पिता की मौत हो गई। झारखंड की राजधानी रांची के सदर अस्पताल के बाहर का ये मंजर है। कोरोना मरीज पवन गुप्ता को हजारीबाग से उसके परिजन रांची के सदर अस्पताल लेकर आए थे। अस्पताल में दाखिले की गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। उसी वक्त राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी अस्पताल के दौरे पर आए थे। वो स्थिति नियंत्रण में होने की बात कर रहे थे, लेकिन जब अस्पताल से वापस निकल रहे थे तो अपने पिता की लाश के साथ खड़ी इस बेटी से सामना हो गया। इसने पूरा गुस्सा मंत्री जी पर निकाल दिया। हमारे नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री सब कैमरों पर हालात काबू में होने की बातें कह देते हैं, लेकिन अस्पतालों की जो तस्वीरें आ रही हैं वो कुछ और ही कहती हैं। देश भर से मन को विचलित करने वाली कहानियां आ रही हैं। हर तरफ एक अजीब सी लाचारी पसरी पड़ी है। लोग अपनों को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए जूझ रहे हैं। सारी अप्रोच लगाने के बाद भी अस्पताल का एक बेड तक नसीब नहीं होता है। हर राज्य का यही हाल है। पिछली बार से सबक लेकर हमारी सरकारों ने सिस्टम को कितना दुरुस्त किया है, इसकी पोल खुल रही है। रांची की तरह का ही एक उदाहरण बिहार का देखिए। लखीसराय से पूर्व सैनिक विनोद को उसके परिजन पटना लाए थे नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराने के लिए, लेकिन अस्पताल ने भर्ती ही नहीं किया। विनोद एम्बुलेंस में ही तड़पता रहा और अस्पताल के बाहर ही उसकी मौत हो गई। उसी वक्त राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अस्पताल के दौरे पर थे। अस्पताल का स्टाफ मंत्री जी को सब कुछ अच्छा है वाला फील देने में लगा था और अस्पताल के बाहर परिजन मदद के लिए तरस रहे थे। तो 1.5 घंटा पहले पापा बहुत सीरियस में थे। हम बोले भी कि पापा को अंदर एडमिट कर दीजिए, उसके बाद जो करना। तो धूप में छोड़ दिए पापा को। हम बोले थे कि अंदर कर दीजिए, धूप में बहुत लो हो गया पूरा। लास्ट में पापा हमारे नहीं। ऐसे कई और भी उदाहरण गिनाए जा सकते हैं। लखनऊ से तस्वीरें आ रही हैं कि मरीज अस्पताल के बाहर अपने वाहनों में दाखिले का इंतजार कर रहे हैं। गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, हर तरफ से ऐसी बेबसी की तस्वीरें आ रही हैं। और शमशान घाटों की हालत तो और भी ज्यादा डरावनी है। शमशानों में लाशों को जलाने के लिए नंबर लगाए जा रहे हैं, तो कब्रिस्तान में जगह तक नहीं बची है। ये दिल्ली का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। जदीद कब्रिस्तान अहले इस्लाम नाम है, दिल्ली गेट के पास है। इस कब्रिस्तान में अब जगह कम पड़ने लगी है। सिर्फ 150 लोगों के दफनाने की जगह बची है। 12 अप्रैल को इस कब्रिस्तान में एक दिन में 25 लाशों को दफनाया गया था। उसके बाद से ये संख्या लगातार बढ़ रही है। कब्रिस्तान के केयरटेकर कह रहे हैं कि इतनी लाशें एक साथ पहले कभी नहीं आई थी।
ऐसा है जिस हिसाब से जिस रफ्तार से जो हमारे यहाँ मैयत आ रही हैं, जैसे पहले तो शुरुआत में जैसे अभी 1-2 आ रही थी, लेकिन 4 तारीख से हमारे यहाँ रफ्तार बढ़ गई है मैयतों की। उस हिसाब से जो जगह है वो हमारी काम खत्म होने वाली है। अभी कितने शव दफनाए जा सकते हैं? तकरीबन 150 से 200 को दफना सकते हैं। उसके बाद हमें जगह चाहिए दूसरी। कब्रिस्तानों में, शमशान घाटों में, अस्पताल के मुर्दाघरों में लाशों के लिए जगह नहीं मिल रही है। लेकिन कोरोना से मरने वालों का सरकारी आंकड़ा अभी उतना नहीं है। मंगलवार को 24 घंटे में देश में 1,84,372 नए मामले आए, जबकि पूरे देश में 1,027 लोगों की मौत हुई। अब जिस तरह से देश भर में शमशानों और कब्रिस्तानों से रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके मुकाबले ये आंकड़ा कम दिखता है। तो सवाल उठता है कि क्या सरकारें झूठ बोल रही हैं? क्या कोरोना से मरने वालों का असली आंकड़ा छिपाया जा रहा है? कोरोना से मौतों के सरकारी आंकड़े और शमशानों में पहुंचने वाले शवों की तुलना करने पर सरकार का गणित गड़बड़ सा लगता है। भोपाल का उदाहरण लेते हैं। भोपाल में भदभदा शमशान घाट पर भी कोरोना से मरने वालों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। शमशान में एक साथ दर्जनों शव जलते दिखते हैं। लाशों को कई घंटे तक वेटिंग में रखना पड़ता है। आज तक की टीम ने भदभदा शमशान जाकर जायजा लिया। जो आंकड़े मिले उनके मुताबिक 4 दिन में 133 शवों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार हुआ है। रविवार को यहां 49 लाशें जलाई गईं, जिनमें से 39 को कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से जलाया गया। इससे पहले शनिवार को 41 लाशें जलाई गईं, जिनमें से 34 कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से जलाई गईं। और पुराने आंकड़े भी इसी तरह के हैं। पिछले कई दिनों से यहां 30 से ज्यादा लाशें कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से जलाई जा रही हैं, जबकि इन्हीं दिनों मध्य प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या करीब 3 दर्जन थी। अब सवाल यह है कि पूरे प्रदेश में कोरोना से इतने ही लोगों की मौत हो रही है, तो फिर सिर्फ भोपाल शहर के एक शमशान घाट में कोरोना से मरने वाले इतने ज्यादा कैसे हो सकते हैं? यानी आंकड़ों में कहीं तो गड़बड़ है। और अगर सरकार ये मौत का असली आंकड़ा छिपा रही है, तो सवाल ये भी आता है कि क्या इस बार कोरोना ज्यादा घातक है? क्या इस लहर में कोरोना से ज्यादा लोग मर रहे हैं? सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि मृत्यु दर बहुत कम है। कोरोना की इस लहर को ज्यादा खतरनाक नहीं बताया जा रहा है, लेकिन आंकड़ों में के भी ठीक से विश्लेषण करने पर सच्चाई थोड़ी अलग नजर आती है। कोरोना की नई लहर में मृत्यु दर पर हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में जैमी मलिक की रिपोर्ट मिलती है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले साल जून के आखिर में मृत्यु दर 3% के करीब थी। सितंबर में जब कोरोना का संक्रमण पीक पर था, तो मृत्यु दर 1.6% के करीब थी। सितंबर से इस साल के जनवरी तक कोरोना संक्रमण में कमी आई। कोरोना से मरने वालों की संख्या में गिरावट आई और इस दौरान मृत्यु दर 1.1% के करीब रही। रिपोर्ट के मुताबिक अब मार्च से मृत्यु दर फिर बढ़ने लगी है और जितनी तेज संक्रमण हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा तेज मृत्यु दर बढ़ रही है। अब ये बात थोड़ी उलझी हुई लगती है। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि नई वाली लहर में 30 से 50 साल की उम्र के लोगों में ज्यादा कोरोना फैल रहा है। पिछली लहर में इस आयु वर्ग के लोगों में मृत्यु दर कम थी, लेकिन इस बार ओवरऑल मृत्यु दर तेजी से बढ़ रही है। तो इस ट्रेंड को समझने के लिए हमने बात की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर के डायरेक्टर डॉक्टर दिलीप मावलंकर से। सुनिए। आपको याद होगा कि फरवरी के शुरुआत में भारत में कम से कम केस कोविड के हो रहे थे 8,000 से 10,000 के बीच डेली, और फरवरी 15 के बाद ये धीरे धीरे बढ़ने लगे और केस बढ़ते बढ़ते अभी 1,80,000 पर डे के पास पहुंच गए। सबसे ज्यादा नंबर है। इवन सितंबर में जब ज्यादा से ज्यादा 90-93 हजार के तक पहुंचे थे, उससे भी करीबन डबल के आसपास ये अभी आंकड़ा पहुंच गया है। तो उसके साथ शुरुआत के मार्च के दिन में और मार्च के मध्य तक ऐसे लग रहा था कि ये जो केस बढ़ रहे हैं, बट मृत्यु बढ़ नहीं रहे हैं। मृत्यु बहुत कम थे। अभी भी मृत्यु की संख्या जो सरकारी तौर से आ रही है वो इतनी ज्यादा नहीं है, बट जो न्यूज़पेपर, अखबारों में, टीवी में जो दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा मृत्यु आमतौर पे जो उसी शहर में या उसी इलाके में होते हैं उससे बहुत ज्यादा मृत्यु हो रहे हैं। तो जरूर ये वेव में सरकारी तौर के जो आंकड़े हैं उसमें मृत्यु दर इतना ज्यादा नहीं है, बट ओवरऑल मृत्यु दर इसका ज्यादा दिखने को मिल रहा है। उसके आंकड़े तो उपलब्ध नहीं है, बट जैसे जैसे ये वेव और बढ़ेगा
वैसे वैसे मृत्यु दर और भी बढ़ सकता है, क्योंकि पहले क्या हुआ कि जो युवा वर्ग था उसमें ये रोग फैलने लगा, क्योंकि वो काम के लिए बाहर जाते हैं, वो दूसरे सिनेमा घरों रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं। तो पहले ये युवा वर्ग को ये रोग फरवरी मार्च में लगने लगा और उनके अंदर मृत्यु दर कम होता है। बट युवा वर्ग के बाद जब उनके घर में जो बुजुर्ग हैं उनको जैसे जैसे रोग फैल रहा है तो मृत्यु दर धीरे धीरे अभी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा ये भी है कि ये जो दूसरी या तीसरी जो भी वेव है उसमें पूरी फैमिली अफेक्ट हो रही है। पिछली वेव में ये दिखाई दे रहा था कि घर में से एक या दो आदमी को लगता था, बाकी के लोगों को नहीं लगता था। अभी ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं कि पूरी फैमिली को ये हो रहा है। तो जो बुजुर्ग हैं उनको अगर होता है तो उनका मृत्यु दर तो जरूर ज्यादा रहेगा, उनको ऑक्सीजन की जरूरियात भी ज्यादा रहेगी। ये भी सुनाई दे रहा है कहीं कहीं से कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है हॉस्पिटल्स में, इवन किसी किसी सिटी में ऑक्सीजन भी कमी हो रही है। कि वो दिखा रहा है कि ये वेव भी पहले जो लगा था कि माइल्ड है वैसे नहीं है, ज्यादा सीरियस वेव और उसकी कंडीशन भी ज्यादा लोगों की सीरियस हो रही है। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि टीकाकरण की वजह से कोरोना की मृत्यु दर नियंत्रण में है। अभी देश में 45 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन दी जा रही है। हालांकि इस आयु वर्ग में सबको वैक्सीन नहीं दी जा सकी है, तो इसमें कितना वक्त लगेगा? कई महीने लग सकते हैं। महाराष्ट्र के उदाहरण से समझते हैं। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है, लेकिन यहां भी जिस रफ्तार से टीकाकरण चल रहा है उसके हिसाब से 45 साल से ऊपर वाले सभी लोगों को टीका लगाने में करीब 4 महीने और लग जाएंगे। हालांकि ये पीरियड कम भी हो सकता है। भारत में अभी 2 ही वैक्सीन लगाई जा रही हैं। अब रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को इजाजत देने पर चर्चा हो रही है और भी विदेशी वैक्सीन अब भारत में आ सकती हैं, क्योंकि सरकार ने नियम में बदलाव कर दिया है। पहले यह नियम था कि भारत में वही वैक्सीन लगाई जा सकती हैं जिनके दूसरे और तीसरे फेज का ट्रायल भारत में हुआ हो। हालांकि अब इसमें छूट दे दी गई है, लेकिन ऐसे मामले भी आ रहे हैं जिनमें वैक्सीन के बाद भी संक्रमण हो जा रहा है। तो लोगों में यह शंका है कि टीका संक्रमण को रोक भी सकता है या नहीं। इस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, सुनिए। समाचार माध्यमों में, न्यूज़पेपर में, टीवी में आता रहता है कि वैक्सीन के एक डोज लगने के बाद, पहले आपको याद होगा जब शुरू हुआ तब हरियाणा या पंजाब के कोई मिनिस्टर साहब थे, उनको 15 दिन के बाद हो गया था, तो उसकी बड़ी न्यूज आई थी। अभी बार बार आ रहा है। बट ये समझना जरूरी है कि ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है जो 90% को हम दे रहे हैं, उसकी कारगरता 70% है। उसका मतलब ये है कि 100 लोगों को देंगे तो 70 लोगों को बिल्कुल नहीं होगा, बट उसमें से 30 लोगों में हो सकता है। बट कारगरता के 2 मापदंड है, एक रोग होने की कारगरता या रोग से प्रतिकारक शक्ति मिलने की कारगरता, और एक सीरियस रोग या हॉस्पिटलाइजेशन की शक्यता की कितनी कम होती है। तो ये देखा गया है कि ये वैक्सीन में हॉस्पिटलाइजेशन या तो सीरियस रोग होने की कारगरता ऑलमोस्ट 100% है। तो अगर रोग होगा तो भी माइल्ड होगा, ऐसे ये जो ट्रायल्स हुए हैं उसमें से दिखाई दे रहा है। सीरियस रोग नहीं होगा, मृत्यु तो बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे हम मान सकते हैं। बट ये सब ट्रायल के आधार पे देखा गया है। हमें इसको अपने देश में या अपने प्रदेश में कितने लोगों को हुआ उसका विश्लेषण करके निकालना पड़ेगा कि सपोज हमने अभी 10 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन दिया है, तो उसमें से कितनों को, जिसके वैक्सीन लिया है एक वैक्सीन, उसमें से कितनों को कोरोना हुआ, और 2 डोज लिया है उनमें से कितनों को कोरोना हुआ। क्योंकि ये भी ये देखा गया, इजराइल में इसका डेटा बहुत उन्होंने बारीकाई से देखा है कि वैक्सीन लेने के बाद पहले 2 वीक में उनको दिखाई दिया कि कोरोना का रेट वो वैक्सीन लेने वालों में ज्यादा आता है थोड़ा सा। उसका ये कारण है कि वैक्सीन लेने के बाद लोगों को लग जाता है कि अभी कोई एहतियात बरतने की जरूरत नहीं है, अभी तो हम प्रोटेक्ट हो गए। ऐसे नहीं होता है, कम से कम 3 वीक तक वैक्सीन की पूरी इफेक्टिवनेस आती नहीं है। तो हमें मास्क भी पहनना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग करना है, सैनिटाइजेशन करना है, बिन जरूरी बाहर नहीं जाना है वैक्सीन लेने के बाद भी। तो ये लोगों को बहुत जरूरी समझाना पड़ेगा
दूसरा ये भी समझाना पड़ेगा कि वैक्सीन से इन्फेक्शन हो सकता है, वैक्सीन से मीनिंग वैक्सीन के बाद, बट वो माइल्ड होगा, सीरियस नहीं होगा और दूसरों को जल्दी से फैलेगा नहीं। सर, जब पिछले साल हमारे पास वैक्सीन नहीं थी और कोरोना का संक्रमण जब बढ़ रहा था, हम पीक की तरफ जा रहे थे, तब इसी चीज की कमी महसूस की जा रही थी कि काश हमारे पास वैक्सीन होती तो ये स्थिति हम काबू में कर लेते। अब जो दूसरा वेव अभी जो शुरू हुआ है फरवरी से या मार्च से, तो अब हमारे पास वैक्सीन भी है, जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो गया था। तो क्या आपको लगता है कि हमारी जो वैक्सीन को लेकर स्ट्रेटजी थी उसमें कुछ कमी रह गई, या उसको अब भी बदलना चाहिए जिस हिसाब से कुछ ही इलाकों में ज्यादा केसेस आ रहे हैं, ज्यादा संक्रमण फैल रहा है? अपने स्ट्रैटेजी में अभी जो हो रहा है उसमें दो परिवर्तन सजेस्ट मैं करना चाह रहा हूँ। एक तो जो पहले हुआ था कि जो डॉक्टरों को पहले दिया गया 1 महीने के लिए, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया गया, फिर सबको दिया गया, तो उसके साथ ही पहले ही महीने में या 15 दिन के बाद ही सबको देना, 60 साल के आगे सबको देना शुरू करते तो हम बहुत जल्दी से उनको कवर कर पाते। जो हमने धीरे धीरे शुरुआत की, किसी ने बोला कि ये तो मैराथन जैसा दौड़ है, बहुत लंबा है, तो हम धीरे धीरे दौड़ेंगे, बट ये इमरजेंसी अप्रूवल था, ये कोई रूटीन अप्रूवल नहीं था। इमरजेंसी मींस 24 घंटे वैक्सीन देना चाहिए था, 7 दिन वैक्सीन देना चाहिए था। सो एक ये हम लेसन ले सकते हैं कि अभी हमें इमरजेंसी के तौर पे काम करना पड़ेगा। आज ही मैंने मेरे फेसबुक पे डाला है कि हम आर्मी की मदद क्यों नहीं ले रहे हैं इसको फाइट करने के लिए, बिकॉज हेल्थ वर्कर 1 साल से, डॉक्टर 1 साल से इसके साथ लड़ाई कर रहे हैं, बेचारे थक गए हैं, 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं, 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उनके खुद क्या भी उनको चिंता है, तो बाकी के लोगों को भी मदद लेना चाहिए। दूसरा, ये वैक्सीनेशन की स्ट्रेटेजी जो अभी हमने ली है उसका मेन फोकस है कि मृत्यु दर कम करना, इन्फेक्शन कम करना, ये स्ट्रेटेजी नहीं है अभी। क्यों मैं ऐसे बता रहा हूं कि हम 60 से ऊपर, 45 से ऊपर पूरे देश में दे रहे हैं, बिकॉज ये दो जो ग्रुप है वो ज्यादा रिस्की ग्रुप है। दूसरा ये स्ट्रेटेजी हो सकता है कि हम जल्दी से जल्दी हर्ड इम्यूनिटी के तौर पे पहुंच जाए। तो हर्ड इम्यूनिटी लोकल होती है, हर एक सिटी की अलग अलग हर्ड इम्यूनिटी होती है। तो मेरा तो ये सुझाव था, मैंने लिख के भी भेजा था कि भारत के 50 ऐसे जिले हैं, भारत में सब मिला के 740 जिले हैं, उसमें से सिर्फ 50 ऐसे जिले हैं जिसमें बड़े बड़े शहर हैं, बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, कलकत्ता, जहां सबसे ज्यादा संक्रमण हो रहा है, सबसे ज्यादा केस हो रहे हैं, सबसे ज्यादा डेथ हो रही है। तो उस 50 जिलों में ही सबसे पहले वैक्सीन देना चाहिए था और सब 18 के ऊपर के सबको वैक्सीन दे देना चाहिए। तो क्या होगा कि वो 50 जिलों में एकदम से ये संक्रमण डाउन हो जाता, तो ये शायद दूसरी वेव को हम बहुत कम कर सकते थे। मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, इसमें पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है, जस्ट उदाहरण के तौर पे देता हूँ। आज तक हमने 10 करोड़ वैक्सीन लगाई पूरे देश में। अगर हम दूसरी स्ट्रेटेजी करते और ये 10 करोड़ वैक्सीन सिर्फ महाराष्ट्र में दे देते, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 12 करोड़ है, या महाराष्ट्र और पंजाब और केरला में दे देते, तो महाराष्ट्र में हर्ड इम्यूनिटी आ जाती और महाराष्ट्र के केस एकदम कम हो जाते। तो जो महाराष्ट्र में 60 हजार केस हो रहे हैं, तो वो 10,000 पे शायद पहुंच जाता, तो पूरे देश का नंबर भी कम हो जाता था। अभी क्या हो रहा है कि हम सब जगह फैला रहे हैं वैक्सीन को, तो उसकी जब तक हम पूरे देश में 70% तक नहीं पहुंचेंगे, यानी 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं देंगे, तब तक ये संक्रमण कम होने की शक्यता कम है। जब हमारे पास वैक्सीन नहीं थी तो कोरोना से बचने का वैक्सीन ही तरीका दिखता था, लेकिन अब वैक्सीन वाली तैयारी भी कम पड़ रही है। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से लॉकडाउन लग जाएगा, सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही चालू रखने की अनुमति है, बाकी सब कुछ बंद हो जाएगा। अगर हालात नहीं सुधरे तो महाराष्ट्र की राह पर कई और राज्यों को भी जाना पड़ेगा, पूरा लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ के 50 जिलों में हेल्थ टीमें भेजी थी। इन 3 राज्यों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी की बात सामने आई है। हालांकि इन राज्यों के अलावा भी अन्य राज्यों से इस तरह की खबरें आ रही हैं।
खासकर ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर। जैसे जैसे कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन की कमी से कई राज्यों में कोरोना के मरीजों की मौत की भी खबरें आ रही हैं। कहीं ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी है, कहीं रेमडेसिविर की कमी है, कहीं प्लाज्मा की मांग है और इस हालात का अभी कोई समाधान नहीं दिख रहा है। इसलिए जरूरी यह है कि इस बीमारी से हम जितना बचाव कर सकें उतना करें। अस्पताल जाने की नौबत ना आए तो अच्छा है। ये थी आज की बड़ी खबर। अब चुनावी राज्य बंगाल के कुछ अपडेट्स। 4 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है और 5वें चरण के लिए रैलियों और रोड शो का दौर जारी है। इन रैलियों में कोरोना गाइडलाइंस का कितना पालन होता है ये तो सबको पता है। अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने जिलाधिकारियों को कोरोना की स्थिति पर नजर रखने का आदेश दिया है। साथ ही ये भी निर्देश दिया है कि अगर उन्हें उचित लगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए धारा 144 भी लागू कर दें। कोर्ट ने कहा कि चुनावी कार्यक्रम के दौरान कोरोना गाइडलाइंस को सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और चुनाव अधिकारियों की है। चुनाव आयोग की ओर से प्रचार पर लगाई गई 24 घंटे की पाबंदी खत्म होने के बाद ममता बनर्जी ने 2 रैलियां की। उत्तर 24 परगना जिले के 12/7 में ममता बनर्जी ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगी। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की ओर से लगाई गई पाबंदी पर भी सवाल उठाए और कहा कि मुझे रोकने का कोई फायदा नहीं, चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। ममता बनर्जी ने आज कोच बिहार का दौरा भी किया, जहां 10 अप्रैल को मतदान के दौरान हुई हिंसा में 4 युवकों की मौत हो गई थी। ममता ने मारे गए युवकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें न्याय का भरोसा देते हुए शहीद बेदी बनाने का ऐलान किया। आज के लल्लन टॉप शो में बस इतना ही। अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए। याद रखिए, अभी कोरोना से बचाव ही उपाय है। शुभ रात्रि।